हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक संसाधन के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो भी आप लोगों को डाउट आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर हमने करा दिया है, जो आप लोगों को चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप जैसे प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे तो वहां पे आप जब क्लास 9th के केमिस्ट्री भारती भवन को खोलेंगे तो वहां पे आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो चैप्टर है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कहता है कि वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र पृथ्वी के निकट है और इसका क्या महत्व है। तो आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के नीचे जो वायुमंडल का क्षेत्र है वो है ओजोन मंडल, ठीक है, या ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है। हमने यहाँ पे लिखा है कि वायुमंडल का ओजोन परत पृथ्वी के निकट है। इसका महत्व यह है कि यह परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे इन किरणों का कुप्रभाव पृथ्वी तल पर रहने वाले जीवों पर नहीं पड़ पाता है। तो इसका यही महत्व है। और जो पृथ्वी के निकट जो मंडल है उसका नाम है ओजोन परत, या कहीं कहीं इसका नाम लिख देगा ओजोन मंडल। तो आप लोग ध्यान रखना, ये दोनों सेम चीज है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मानव को जीवित रखने के लिए वायु के बाद दूसरा स्थान जल का है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है और न ही इसका कोई विकल्प है, क्योंकि सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल यातायात तथा उद्योग आदि के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पीने, नहाने, भोजन बनाने, कपड़ा साफ करने आदि दैनिक कार्यों के लिए जल का उपयोग किया जाता है। अतः इन कारणों से जल जीवन के लिए अनिवार्य है। इस तरीके से आपका आंसर लिखना है और इस तरीके से आपको आंसर अच्छा से बन पाएगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिट्टी की उर्वरता से आप क्या समझते हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि मिट्टी की उर्वरता का मतलब यह है कि इनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहा, तांबा, जस्ता आदि जैसे प्रमुख तत्वों की प्रधानता होनी चाहिए, जो पेड़ पौधों के लिए उसके वृद्धि और उसके विकास में सहायक हों। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका उत्तर लिखना है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उदाहरण के साथ नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन की बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वे संसाधन जो लगातार उपयोग में होने पर पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, उससे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु, आप वायु को यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन के रूप में और फिर से ऑक्सीजन बन जा रहा है, और बनाने का काम कौन करता है, तो ये पेड़ पौधा करता है, ठीक है। सौर ऊर्जा, जैसे ही दिन में सौर जो सूर्य है उससे हम ऊर्जा लिए, ठीक है, और फिर इसका इस्तेमाल हम रात में किए और फिर सुबह होने पर ये फिर से सूर्य ऊर्जा देना स्टार्ट कर देगा। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ठीक है। फिर जल हो गया आपका, तो जल से आपका विद्युत बन रहा है, या जल को फिर से वाष्प के रूप में परिणत हो जा रहा है, फिर वायुमंडल में चला जा रहा है, फिर वहां से पानी के रूप में फिर से ये पृथ्वी पर आ जा रहा है। तो इन चीजों को आप कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब अनवीकरणीय की बात करें तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः जल्दी उत्पन्न नहीं होते हैं। मतलब इसका कहने का है कि जब एक बार आप उसे यूज कर लीजिएगा तो फिर से आप उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा आपको, वो जल्दी उत्पन्न नहीं हो पाता है। उससे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं या अनवीकरणीय संसाधन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आप कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोयला का इस्तेमाल कर मतलब इसका इस्तेमाल करने के बाद आप इसे तुरंत इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसका निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। तो पेट्रोलियम की बात करें तो ये भी वही चीज है, इसको बनने में बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय
ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कुछ वायु प्रदूषकों का उल्लेख कीजिए। यानी कहने का इसका मतलब है कि जो वायु प्रदूषक है उनका आप नाम लिखिए, वो कौन कौन से वायु प्रदूषक हैं। तो देखिए हमने लिखा है कि वायु प्रदूषक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग CO कहते हैं, अर्धजलीय हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सीसा मुख्य हैं। ये इनका प्रमुख प्रदूषक हैं। आप लोग इस चीज को यहाँ पे नोट कर लेंगे। आगे के क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ओजोन स्तर हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि ओजोन स्तर हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिससे हमें अनेक बीमारियों के होने का खतरा कम रहता है। इसलिए ओजोन परत हमारे लिए उपयोगी है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जल प्रदूषकों की एक सूची बनाइए। तो जल प्रदूषकों की सूची हमने इस तरीके से बनाया है। एक में हमने यूरिया डाला है, सेकंड में अमोनियम सल्फेट डाला है, थर्ड में सीसा, फोर्थ में मरकरी और फिफ्थ में आणविक एवं नाभिकीय ऊर्जा। ये सभी जल को प्रदूषित करने वाले कारक हैं। इसको हम लोग जल में प्रवाहित करने से ये जो जल है वो प्रदूषित हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव बताएं। तो आप लोगों को पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको CO कहते हैं। ये गाड़ी के धुआं से निकलता है। हमने यहाँ लिखा भी है कार्बन मोनोऑक्साइड का वायुमंडल में बहुत ही दुष्प्रभाव है। यहाँ पे दुष् छूट गया, दुष्प्रभाव है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों के धुएं द्वारा जनित एक वायु प्रदूषक है जो मानवीय जीवन के लिए खतरा है। कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और रक्त में मिल जाता है। हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो रक्त में ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होने देता है, जिसके अनेक दुष्प्रभाव देखने को मिल जाता है। यानी जब आपके शरीर में रक्त में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो इस कंडीशन में आपका जो रक्त है वो अशुद्ध हो जाएगा और अनेक बीमारी होने का खतरा पैदा कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ओजोन ऊपरी वायुमंडल में कैसे बनता है। तो उत्तर में हमने लिखा है ओजोन का निर्माण ऊपरी वायुमंडल में परावैंगनिक प्रकाश के द्वारा ऑक्सीजन गैस के टूटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण में कैसे बनता है, समीकरण देकर के बताएं। तो हमने लिखा है कि आकाश में बिजली के चमकने से वायुमंडल का नाइट्रोजन ऊर्जा प्राप्त कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, जो आकाश में बिजली है, जब बिजली चमकता है, ठीक है, तो उस समय वायुमंडल का जो नाइट्रोजन ऊर्जा है उसे वो प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के बाद नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुल करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे समीकरण दिया। आप इस समीकरण को लिख लेंगे, जिसमें देख रहे हैं N2 + O2, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है और यहाँ पे बना रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, संपर्क कर रहा है और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है बी और डी का उल्लेख कीजिए। बी और डी क्या होता है, ये आपको अति लघुतरीय में हमने बता दिया था इसका फुल फॉर्म कि बी और डी का मतलब क्या होता है। आज भी यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। हमने लिखा है कि सड़न प्रक्रिया में लगे कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने का मतलब विघटित करने में लगे ऑक्सीजन की मात्रा को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये BOD का फुल फॉर्म है, यानी BOD। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि समीकरण देकर के बताइए। ठीक है, समीकरण देकर के बताइए कि कैसे वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। ये आपको बताना है समीकरण देकर के। तो देखिए हमने लिखा है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस जल वाष्प के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। और इसका हमने सूत्र यहाँ पे लिखा है SO3 में यहाँ पे H2O। ठीक है, H2O जैसे ही
H2O जैसे ही संयोग करता है तो H2SO4 का निर्माण करता है। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किन कारणों से ओजोन के परत क्षीण होते हैं, यानी वो कौन सा कारण है जिसके कारण ओजोन का जो परत है वो बर्बाद हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार एयर कंडीशनिंग, स्प्रे कैंस, रेफ्रिजरेशन तथा प्लास्टिक फोम उत्पादों से उत्पन्न होने वाले कार्बन फ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन परत क्षीण हो रही है। यानी कुल टोटल इसकी बात अगर समझे तो कार्बन फ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षीण कर रहा है, ओजोन परत को बर्बाद कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कार्बन चक्र का वर्णन कीजिए, यानी कार्बन चक्र होता क्या है आप इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैविक जगत में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रवेश करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 को ग्लूकोज में बदल देते हैं। ग्लूकोज का उपयोग जीवित प्राणियों में भोजन के रूप में अथवा ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में होता है। समुद्री जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चूना पत्थर से बने चट्टान का निर्माण होता है। कई विधियों द्वारा CO2 वायुमंडल में पुनः से लौट जाता है, जिनमें हमने यहाँ पे दो विधि की बात करी है। एक विधि में हमने बताया है कि जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया द्वारा त्याग किए गए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लौट जाता है और श्वसन क्रिया में जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों को जलाने से तथा ज्वालामुखी के विस्फोट होने से होता है और इस प्रकार कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सदैव बनी रहती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मिट्टी प्रदूषण रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। हमने यहाँ पे लिखा है कि मिट्टी प्रदूषण को रोकने के 3 उपाय निम्नलिखित हैं, जिनमें फर्स्ट में हमने बात करी है कि कूड़े कचरे को, जो कूड़े कचरे हैं उसको आपको नष्ट कर देना चाहिए, जला करके आपको राख बनाना चाहिए और आपको उस तरीके से जलाना है जिससे कि वायु प्रदूषण ना हो। ठीक है, सेकेंड में हमने लिखा है कि कूड़े कचरे को कंपोस्ट बनाकर, यानी कूड़े कचरे को आप जमीन के अंदर डाल दीजिए और उसके ऊपर से मिट्टी ढक दीजिए और कुछ समय के बाद वो कंपोस्ट बन जाएगा, खाद बन जाएगा। ठीक है, फिर कचरों का पुनर्चक्रण करके, यानी जो कचरा है आप उसको रिसाइकल कर दीजिए तो आप मिट्टी के प्रदूषण को रोक सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्रस्वेदन क्या है, आप इसके बारे में बताइए। उत्तर में हमने लिखा कि जब किसी यौगिक द्वारा वायु की नमी सोख ली जाती है या पसीज जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रस्वेदन कहते हैं। फिर उसके बाद आज का 17वां प्रश्न में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या महत्व है, यानी इसका कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है या ये इसका क्या महत्व है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है यह पेड़ पौधों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर सूरज की रोशनी, जल, क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं। इसमें उत्पाद के रूप में समस्त जीवों के लिए उपयोगी गैस ऑक्सीजन बनता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के क्वेश्चन नंबर 18 जो आज के लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि अमोनीकरण किसे कहते हैं, आपको बताना है अमोनीकरण किसे कहते हैं। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जब जंतु या पौधे की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया मरे हुए पौधों में स्थित प्रोटीन को अमोनिया में बदल देते हैं और इस प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 5 का क्वेश्चन 1 से लेकर के जो भी आपका 18 क्वेश्चन था उसका हमने करा दिया। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।